So good morning everyone. This is our social science class for class 9. So now we already started our history chapter, that is the chapter 3rd, Nazim and the rise of Hitler. So this is the part 7th of your chapter. So now we are starting with our third topic, that is the नाजी वर्ल्ड व्यू, कि नाजी से पूरे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो हम अब इसमें देखेंगे. द क्राइम्स दैट नाजीज कमेटी वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑन अ बिहाफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस. तो जो भी क्राइम नाजी पार्टी करती थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिंकेज में गलत हो जाया करती थी, ठीक है. वो लिंक्ड अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी जो एक कारण से सिर्फ गलत हो जाती थी. नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड वाइड. और नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी मतलब जो बिलीफ था वो और हिटलर के बिलीफ से बिल्कुल सेम था. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल. और अगर हम इस आइडियोलॉजी को देखें तो वहाँ पीपल के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, बट ओनली अ रेशियल हियरार्की. लेकिन वहाँ पब्लिक की हियरार्की मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड फिर उससे छोटा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. इसको हम बोलते हैं हियरार्की, ठीक है. तो वहाँ रेशियल हियरार्की, रेशियल मतलब रेसेस के बेसिस पे हियरार्की चलती थी. रेसेस में क्या होता है कि डिफरेंट पीपल, जैसे मैंगलॉयड, कॉकोसॉइड है ना, उनके हाइट, कलर और जो फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे रेशियल फीचर्स बनते हैं, ठीक है. हम उसको बोलते हैं रेशियल हियरार्की. इन व्यू ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप. तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो ब्लू आई लोग होते थे, नॉर्डिक जर्मन जिन्हें बोला जाता था नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वो सबसे ज़्यादा टॉप पे होते थे. जैसे इंडिया में पहले डिस्क्रिमिनेशन चलता था, तो जो सबसे पहले 4 में डिवीज़न था पीपल का, है ना, ब्राह्मण्स, शूद्रास, है ना, इस तरीके से. तो 4 डिवीज़न था. इसी तरह यहाँ पे जो सबसे टॉप पे थे वो थे ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग. और जो ज्यूज थे उनको सबसे ज़्यादा लोएस्ट माना जाता था. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस. तो जितने भी ज्यूइश थे उनको क्या रिगार्ड किया जाता था, एंटी रेस, कि वो किसी भी रेस में नहीं है. दे आर आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस, मतलब जो वो होते थे, आर्यंस होते थे, वो उनको ज्यूइश को अपना क्या मानते थे, एनिमी यानी दुश्मन मानते थे. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर. और बाकी जितने भी कलर के पीपल होते थे वो अपने फीचर्स और कलर के अकॉर्डिंग हाई टू लो होते थे. मतलब जो आर्यंस होते थे वो ब्लू आइड और सबसे वाइट होते थे, ज्यूइश जो होते थे ब्लैक होते थे. तो जिसका जैसा कलर होता था वो टॉप टू लो डिवाइडेड होते थे. All other colored people were placed in between depending upon their external features. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. तो हिटलर का जो रेस था ये इनने कहाँ से लिया था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थिंकिंग से ये इनने फॉलो किया था. डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट. जो डार्विन थे वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सेलेक्शन. सो डार्विन जो थे वो नेचुरल साइंटिस्ट थे और उनने प्लांट्स और एनिमल्स का वो कैसे बने, कैसे क्रिएट हुए, वो समझाने की कोशिश करी थी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सेलेक्शन. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल टू द फिटेस्ट. और हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में उसमें एक आइडिया दिया था, वो क्या था, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट. सर्वाइवल टू द फिटेस्ट ये होता है कि जो जिस क्लाइमेट में रहता है वो उसके लिए बेस्ट सूटेबल क्लाइमेट होता है. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट दैमसेल्फ चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन. वही बात है, ये कह रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है कि जो भी स्पीशी है वो अर्थ पे किसी ना किसी क्लाइमेट पे सर्वाइव करती है, और अगर वो क्लाइमेट चेंज को, है ना, जो भी कंडीशंस चेंज हो रही है उनको अडेप्ट नहीं करेगी तो वो इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी. वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन वॉट ही थॉट वॉज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. जो डार्विन थे वो कभी भी ह्यूमन क्रिएशन के बारे में नहीं सोचते थे. क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ह्यूमन जो है वो तो प्योरली नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है.
However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify impartial rule over the conquered people. और इनके जो आइडियाज़ होते थे ये अपना वर्क करते थे हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन, लेकिन जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो ये रेसेस को डिवाइड करते थे वो उन रेसेस के बेसिस पर पॉलिटिशियंस अपने कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, नाजी का सिंपल आर्ग्यूमेंट था द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पैरिश। तो नाजी पार्टी क्या आर्ग्यूमेंट करती थी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेस होगी वो सर्वाइव करेगी और जो सबसे वीक रेस होगी वो पैरिश यानी ख़त्म हो जाएगी। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, तो उनकी नज़र में जो आर्यन रेस थी वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट थी। इट हैड टू रिटेन द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, तो उनके अकॉर्डिंग जो आर्यन रेस थी वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और उनके अकॉर्डिंग क्या थी वो सबसे ज़्यादा प्योर रेस थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में आर्यंस ही थे। डोमिनेट मतलब सबसे ज़्यादा जो रेस थी वो आर्यंस की थी वर्ल्ड में। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेब्रिन्सम और लिविंग स्पेस, तो हिटलर का जो नेक्स्ट आइडियोलॉजी थी वो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था जिसको क्या बोला जाता है लेब्रिन्सम और लिविंग स्पेस। ठीक है, लेब्रिन्सम का वर्ड का मीनिंग क्या है लिविंग स्पेस। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और living people। ठीक है, Lebensraum वर्ड का मीनिंग क्या था लिविंग पीपल, और ये हिटलर की दूसरी आस्पेक्ट थी जो जियोपॉलिटिकल आस्पेक्ट है यानी कि जोग्राफी और पॉलिटिक्स को मिला के जिसमें क्या बोला गया है कि लिविंग स्पेस के बारे में बताया गया है। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, जिसमें क्या माना गया है कि सेटलमेंट के लिए यानी ह्यूमन के रहने के लिए और ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल अनेबलिंग द सेटलर्स ऑफ न्यू लैंड्स टू रिटेन एंड इंटीमेट लिंक बिटवीन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। आई वुड ऑल्सो एनहांस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर टू द जर्मन नेशन। तो इससे उनको क्या मिलता था आइडिया कि जो उनका जर्मनी कंट्री है वो उनके लिए बहुत नहीं है, बल्कि उनको दूसरे नेशंस को भी अपने में मर्ज करना होगा ताकि जो उनका कंट्री है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all German geographically in one place. Poland became the laboratory for this experimentation। और हिटलर ने क्या किया था इस समय कि वो अपने जर्मनी की जो बाउंड्री है यानी जर्मनी को एरिया में और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो ईस्टवर्ड मूव करता जा रहा था एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मनी जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। मतलब यूरोप के जितनी भी ज़्यादातर कंट्रीज थे ईस्ट और वेस्ट में उनको मिला के वो उस एक पूरे एरिया को एज अ जर्मन कंट्री बनाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले पोलैंड पे अटैक किया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, अब रेसेस के बेसिस पे कैसे स्टेट फॉर्म हुई। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगैन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल इन दी एंड एक्सटेंडेड एम्पायर। तो जैसे कोई भी एरिया हिटलर के अंडर में आता था तो वो उसको रेसेस के बेसिस पे डिवाइड कर देता था कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो आर्यंस में और फिर उसके लोएस्ट टू लोएस्ट। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। नाजी जो था सिर्फ वो प्योर और हेल्दी पीपल यानी नॉर्डिक आर्यंस की सोसाइटी को ही चाहता था। दे ऑल वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, सो वो उनको ही सिर्फ डिज़ायरेबल मतलब अपनी कंट्री में रखने लायक मानता था जो स्ट्रॉन्ग और आर्यंस होते थे। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। सो ओनली दो
उन्हीं लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, उन्हीं को वो अपने कंट्री के लिए डिज़ायरेबल समझता था। अदरवाइज़ उन बाकी जो लोग होते थे उनको वो अनडिज़ायरेबल, मतलब अपनी कंट्री में रहने के लिए लायक नहीं मानता था। दिस मीन्स दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, यानी कि उनके नाज़ी पार्टी के अकॉर्डिंग जो भी जर्मन इम्प्योर थे वो उस कंट्री में एग्जिस्ट करने के लिए लायक नहीं थे। अंडर द Ithunia program, Helmut's father, along with the other Nazi officials, had commended to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. तो इसलिए हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो इथुनाजिया रोल था, उस इथुनाजिया प्रोग्राम था, तो इथुनाजिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हेलमुथ के जो फादर थे अलॉन्ग विद देयर नाजी ऑफिशियल, तो इसलिए उनने बाकी नाजी ऑफिशियल्स के साथ में डेथ कमिट कर ली थी, मतलब सुसाइड कर लिया था, क्योंकि जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकल, क्योंकि जिसको भी नाजी पार्टी फिट नहीं मानती थी अपने अकॉर्डिंग, वो उनको अपने कंट्री में रहना नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए हेलमुथ ने सोचा कि उसको बाकी लोग नाजी गवर्नमेंट बोले कि वो मेंटली या फिजिकली अनफिट है, इसलिए उससे अच्छा है उसने क्या करा, अपने बाकी सारे ऑफिसर्स के साथ मिलके सुसाइड कर लिया था। ज्यूज वर नॉट द ओनली कमिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, तो सिर्फ ज्यूइश ऐसी कमेटी नहीं थी जिसको अनडिज़ायरेबल माना था, बल्कि और भी थी। देयर वर अदर्स, और भी थी। मैनी गैस्पीज, कुछ उसमें गैस्पीज थी। ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपरवाइजर आर्यन रेस। सो क्या बोला गया कि जो गैस्पीज और ब्लैक लोग होते थे उनको भी नाजी में, जर्मनी में रेशियल इन्फीरियर, मतलब कि लोग माना था इन कंपैरिजन टू नॉर्डिक आर्यंस के, हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी टू द सुपीरियर आर्यंस। लेकिन इनको कहीं कहीं ये लगता था कि जो गैस्पीज और ब्लैक होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, तो उनको दबाने के लिए, कम करने के लिए वो क्या करते थे, गैस्पीज और ब्लैक को इन्फीरियर करते थे। दे वर वाइडली परसुएटेड, इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी। सो जितने भी रशियंस और पोल्स यानी पोलैंड के लोग होते थे उनको भी वो सब ह्यूमन मानते हुए कहते थे कि ये उनकी कंट्री में रहने लायक नहीं है। वैन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के पार्ट्स ले लिए थे, सिविलियंस वर फोर्स टू वर्क एज अ स्लेव लेबर, तो इसलिए उनने उन लोगों को क्या फोर्स किया था, क्योंकि वो उन लोगों को मानता था कि वो अनडिज़ायरेबल है, इसलिए उनको स्लेव यानी कि गुलामी करने के लिए ज़बरदस्ती की गई थी। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, इसलिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते करते भूखमरी से ही मर जाते थे। सो जो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर टुडे थैंक यू।